नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावल एजुकेशन अब पर। दोस्तों, हमने जैसे कि आज ये हमारी क्लास दूसरी है जिसमें हमने कहा था कि हम जो रीट लेवल के विद्यार्थी हैं उनके लिए स्पेशली ये क्लास चला रहे हैं। ये इस कोर्स में हम संपूर्ण कोर्स जो निःशुल्क रहेगा YouTube पे आपको सारी क्लासेज उपलब्ध रहेंगी। जैसे कि आज हमारी ये सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास है, आपने बहुत अच्छे से देखी होगी और उससे आपने गुणवत्ता का भी निरीक्षण किया होगा किस प्रकार से हमने ये जो क्लास दी है उसमें क्या गुणवत्ता रही है, किस लेवल पर हमने बात की है। तो दोस्तों वो बात की हमने जो रीट लेवल सेकंड है उसमें जो सामाजिक अध्ययन का जो 60 नंबर का जो पोर्शन आता है उसमें हम कंप्लीट बात करेंगे। हमने स्टार्ट जो किया था वो कि सभ्यता से किया था, जो कि राजस्थान की सभ्यता है। इसमें हम भारतीय सभ्यताओं को पढ़ेंगे, लेकिन हमने जो स्टार्ट किया है वो राजस्थान सभ्यता से, राजस्थान का इतिहास से हमने स्टार्ट किया है। टॉपिक कोर्स हम कंप्लीट करेंगे लेकिन स्टार्ट हमने यहाँ से किया है। तो पहली क्लास के कारण आपने गुणवत्ता से पता चला लिया होगा कि किस प्रकार की हम क्लासें देंगे। आज देखिए आहड़ सभ्यता, कल हमने कालीबंगा पढ़ी थी, ये हमारा इस सीरीज में दूसरा वीडियो है। इसमें देखेंगे आहड़ सभ्यता के बारे में। आज देखिए आहड़ सभ्यता पहले जानने से पहले ये हम देख लेते हैं कि पहले स्थान कहाँ पर है, क्योंकि जो ज़्यादातर सीधा सीधा जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि इसका स्थान कहाँ पर है। तो देखिए हम एक स्थान में देखें तो ये उदयपुर की है, ये तो आप सामान्य याद रखो। और थोड़ा अगर डिटेल से आप समझना चाहते हो तो ये देखो एक नदी आती है जो कि उदयपुर में ही है। उदयपुर से ही एक नदी आती है जो कि आयड़ नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आयड़ एक नदी है जिसे आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी जब यहाँ से प्रवाहित होती है, देखिए ये गोगुंदा की जो पहाड़ियाँ वहाँ से प्रवाहित होती है उदयपुर से ही, और जब ये आगे प्रवाहित होती है तो आयड़ नदी के नाम से इसे पहले जाना जाता है। लेकिन जब इसके नीचे है, यहाँ पे अगर हम सभ्यता की बात करें तो आयड़ नदी के नीचे ही ये सभ्यता ही पनपी है, जिसे हम आज पढ़ते हैं आहड़ सभ्यता के नाम से। और यहाँ पे एक वो झील बनाई गई है जो कि महाराणा उदय सिंह ने बनाई थी, जिसे उदय सागर झील के नाम से जाना जाता है। जब ये आयड़ नदी जब ये सागर में पड़ती है, उदय सागर झील में पड़ती है और उसके बाद यहाँ से निकलती है, आगे बढ़ती है, तब ये आयड़ नदी ही बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये ध्यान रखना। आगे आपके अगर पूछा जाए कि जो आहड़ सभ्यता है वो किस नदी के किनारे पड़ती है, तो आप ये ध्यान रखना आयड़ जो नदी है वो ही बेड़च है और बेड़च है वो ही आयड़ है। आयड़ नदी ही जो ये झील है, यहाँ पे उदय सागर झील है, इसमें पड़ने के बाद ये बेड़च हो जाती है। और यहाँ पे जो सभ्यता पनपती है वो है बालाथल सभ्यता। देखिए ये जो सभ्यता है ये भी इसका ही एक केंद्र माना जाता है। जो आहड़ सभ्यता आज हम पढ़ रहे हैं उसका ही एक केंद्र माना जाता है। और केंद्र क्या होता है इसमें हम थोड़ी आगे डिटेल से बात करेंगे। ये आप याद रखो कि आयड़ नदी ही बेड़च नदी है और आयड़ नदी के अंतर्गत ही जो सभ्यता पनपी है वो आहड़ सभ्यता है। और इसमें उदय सागर झील में पड़ने के बाद ही आयड़ नदी बेड़च हो जाती है और बेड़च का ही नाम जो सभ्यता रखा गया था वो है बालाथल। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी खोजकर्ता यानी जो ये सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी और इसमें उत्खनन की। देखिए जो सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं उसको तो आपको फैक्ट याद ही रखना पड़ेगा। बाकी कुछ बातें हैं जो मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझा दूंगा तो आपके शायद माइंड में वैसे की वैसे छप जाए, लेकिन कुछ बातें हैं जो फैक्चुअल है जो आपको विशेषली याद ही रखनी पड़ेगी। तो देखिए खोजकर्ता की अगर हम बात करें तो अक्षय कीर्ति व्यास है। ठीक है, जो सीधा सीधा जो प्रश्न बनता है वो फैक्चुअल है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि खोजकर्ता कौन है। तो खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास है। कब की थी तो ये 1953 में की थी। तो ये भी आप विशेष ध्यान रखें। अगर उत्खननकर्ता की बात करें तो उत्खनन RC अग्रवाल जो कि 1956 में की थी, और HD साकलिया जिन्होंने जो कब की थी 1961 में। तो ये बातें आप विशेष ध्यान रखें। ये जो फैक्चुअल बातें हैं ये तो आपको रटनी है, याद होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो आपको रटना ही पड़ेगा ये चीज़ें, क्योंकि आहड़ सभ्यता के अंतर्गत या फिर किसी भी सभ्यता के अंतर्गत खोज करता है उत्खनन करता। और ये यह भी याद रखें कि जो HD साकलिया है, कौन HD साकलिया, जिसे अगर हम संपूर्ण नाम की बात करें तो हसमुख धीरज साकलिया इनका नाम है, और RC अग्रवाल इसका रतन चंद्र अग्रवाल नाम है। हालांकि पूरा नाम पूछता नहीं है आपसे, किसी एग्जाम में ज़्यादातर पूछा भी नहीं गया है, बाकी आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। रतन चंद्र अग्रवाल इनका पूरा नाम है और हसमुख धीरज साकलिया इनका पूरा नाम है। अगर यहाँ पे ये पूछ लिया जाए कि आहड़ सभ्यता के अंतर्गत सर्वाधिक उत्खनन कार्य किसने किया तो सर्वाधिक नाम आता है HD साकलिया का। तो इतनी सी बात आपको याद है। आगे चलते हैं। देखिए उपनाम, किसी भी सभ्यता को उपनाम दिया जाता है तो उसकी विशेष योग्यताओं के आधार पर दिया जाता है कि उस सभ्यता में कौन कौन सी विशेष बात क्या है जिसके कारण इसको उपनाम दिया जाता है। तो देखिए जो ताम्रवती नगरी इसके उपनाम है,
जो कि इसको ताम्रवती नगरी उपनाम के साथ साथ हम प्राचीनतम नाम भी जानते हैं। जो आहट सभ्यता है उसका प्राचीनतम नाम भी हम ताम्रवती नगरी के नाम से जानते हैं। अब क्यों इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है, तो थोड़ा मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद देखिए, ये जो ताम्रवती नगरी है उसे क्यों कहा जाता है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे लगभग 40 खाने मिली है तांबे की, ठीक है, 40 तो खाने मिली है तांबे की, और तांबा गलाने वाली भट्ठियां, ठीक है, ये ध्यान रखना, तांबा गलाने वाली बहुत सारी भट्ठियों यहाँ पे पाई गई है, और 40 खाने जो कि तांबा निर्माण के लिए बनाई जाती है वो खाने यहाँ पे 40 पाई गई। इसलिए इसको ताम्रवती यानी तांबे का उत्पादन उत्खनन बहुत ज़्यादा किया जाने के कारण यहाँ पे ताम्रवती नगरी नाम दिया गया। धूलकोट भी इसको अन्य नाम से जाना जाता है, और घाटपुर भी इसको उपनाम के जाना जाता है। अब बात करते हैं इसके समय को लेकर। किसी भी सभ्यता का वैसे पूर्णतः स्पेशल कोई डेट आपके सामने प्रस्तुत देखी नहीं होगी आज तक, लेकिन देखिए कुछ अनुमान के तौर पर ये बताया जाता है कि ये लगभग 4000 साल यानी वर्तमान से लगभग 4000 साल पूर्व की जो सभ्यता मानी जाती है आहट सभ्यता। आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था। देखिए किसी भी सभ्यता में स्पेशल एक, हालांकि व्यवसाय तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक स्पेशल व्यवसाय भी होता है उस सभ्यता के अंतर्गत जिस सभ्यता की वजह से उसको जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा कारण क्या था, सबसे व्यवसाय क्या माना जाता है, तो यहाँ पे पशुपालन। ये ध्यान रखना कि पशुपालन यहाँ का सर्वाधिक अर्थव्यवस्था का कारण था, जिसके कारण ज़्यादातर लोग थे यहाँ पे अर्थव्यवस्था किसमें थी, पशुपालन के अंतर्गत ही ज़्यादातर लोग लगे हुए थे। आगे बात करते हैं जलपात्र। देखिए यहाँ पे जो मैं कहता हूँ ना, यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया जब आप कालीबंगा पढ़े थे तो स्पेशल वहाँ पे कोई चीज़ें जहाँ पे भूकंप के वो साक्ष्य पाए गए थे, वहाँ पे मस्तिष्क कपाल छेदन जिसे हमने पढ़ा था कि कपाल के अंतर्गत 6 छेद पाए गए जिसे शल्य चिकित्सा का पता चला था, वैसे ही यहाँ पे कुछ जलपात्र पाए गए थे। अब देखिए जलपात्र थे वो भी बिना हत्थे के, बिना हत्थे के, यानी जिनमें हत्ता नहीं था, पीछे जो हत्ता होता है पकड़ने के लिए, तो वो हत्ता नहीं था, वो बिना हत्ते के जलपात्र पाए गए हैं। वो कहाँ पे पाए गए, आहट सभ्यता में। और यहाँ पे धूप बत्ती, देखिए धूप बत्ती को आज के लोग फिर भी जानते हैं, लेकिन पहले के लोग भी जानते थे, ये बात आप विशेष ध्यान रखें कि धूप बत्ती को भी उस समय जानते थे। तो कितनी अच्छी सभ्यता रही होगी ये। मृतभांड की अगर बात करें तो यहाँ पे लाल व काले मर्तभांड, वो भी कैसे दूषित रूप में पाए गए थे, कैसे जब इसमें जो उल्टे दूषित रूप में पाए जाते हैं इनको मतलब सेका भी जाता था। अगर बात करें यहाँ पे चूल्हे की, और ये भी ध्यान रखें आप, जो जलपात्र है, धूप बत्ती है, मर्तभांड, ये वैसे सामान्य एक हम आहट सभ्यता की बात करें तो ये यहाँ की उपज नहीं थी, ये इनका जो प्रयोग हुआ है यहाँ पे नहीं होता था, ये ईरान से संबंधित माने जाते थे। ये भी ध्यान रखना, ईरान से संबंधित माने, क्योंकि इनका उपयोग, सीधा उपयोग आहट सभ्यता के अंतर्गत करना संभव नहीं था, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो बाहर विदेश से ही यहाँ पे मंगवाई जाती है, उनका आयात किया जाता था। तो इसलिए ध्यान रखना, ये चीज़ें अगर उस समय की अगर हम बात करें, उस समय की अगर उत्खनन के आधार पर बात करें तो ईरान में ये ऐसी चीज़ें पाई जाती है। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ईरान का इस सभ्यता से संबंध रहा है। तो ध्यान रखना, अगर आहट सभ्यता की बात करें कि आहट सभ्यता का संबंध विदेश में किससे रहा है, तो वो ज़्यादातर आप याद रखना ईरान से, क्योंकि ईरान की बहुत सी चीज़ें यहाँ पे पाई गई है, जैसे जलपात्र, धूप बत्ती। और ये ध्यान रखना जलपात्र जो है वो बिना हत्थे के पाए गए, ये भी स्पेशल बात आपको याद रखनी है। अगर देखिए चूल्हे की बात करें तो चूल्हे पे स्पेशल ये बात है कि यहाँ पे 6 से 7, देखिए कहाँ पे आपको 6 भी देखने को मिलते हैं, कहाँ पे 7 भी देखने को मिलते हैं। तो जैसे अलग अलग आप जब गाइडें पढ़ोगे तो आपको देखिए कहीं पे 6 भी मिलेंगे, कहीं पे भी 7 भी मिलेंगे, तो उस पर डाउट नहीं करते हो। आपको ये ध्यान रखना है कि 6 या 7, इस पे से इतना याद रखना है 6 या 7 के बाद। और यहाँ पे जो चूल्हे मिले हैं वो 2 मुँहे, ध्यान रखना 2 मुँहे या फिर 3 मुँहे। इनका मतलब ये है कि जो चूल्हे थे वहाँ पे एक घर के अंतर्गत 6 से 7 चूल्हे पाए जाते हैं, और 6 से 7 चूल्हे भी कैसे, एक चूल्हे में ही 2 से 3 मुंह होते थे, मतलब 3 से 3-4 जगह वहाँ पे वो लगाए दिया जाते थे लकड़ियाँ, और उनके ऊपर 3-4 जगह, एक ही चूल्हे में 3-4 जगह सब्जियाँ वगैरह जो भी कुछ है वो बनाया जाता था। इससे ये पता चलता है, इस जो फैक्ट देने का मतलब ये है कि यहाँ पे संयुक्त परिवार की प्रथा थी और संयुक्त भोज की प्रथा थी।
यानी सभी, जैसे एक परिवार में 5-6 चूल्हे होना, सीधी सी बात है कि यहाँ पे क्या होता था, संयुक्त रूप से बोझ किया जाता था और संयुक्त परिवार के होने के साक्ष्य पाए गए थे। क्योंकि एक संयुक्त परिवार अगर नहीं, एकल परिवार होगा तो उसमें 6-7 चूल्हों का क्या काम है। तो इससे ये भी पता चलता है, और आपको ये दिख भी रहा होगा कि एक घर के अंतर्गत 6-7 चूल्हे होना मतलब संयुक्त परिवार की इसमें बात हो रही है। देखिए मुद्रा पे आपको विशेष ध्यान देना है कि मुद्रा यहाँ पे कौन सी पाई गई, तो इंडियो ग्रीक मुद्रा पाई गई है, जिसे हम यूनानी वो कहते हैं, यूनानी राजा या फिर यूनानी राजकुमार के नाम से इसे जाना जाता था, जिसे अपोलो की मुद्रा कहा जाता है, अपोलो मुद्रा। तो ये ध्यान रखना, अपोलो का जो सिक्का पाया गया था इंडो ग्रीक मुद्रा में, वो पाया गया था आहट सभ्यता में। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप ये सब आपके क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं बताने को तैयार हूँ। उसमें क्या है कि अगर हो सकता है कि इसमें कुछ चीज़ें छूट भी जाए तो वो चीज़ भी आप बता सकते हैं, क्योंकि मानवीय भूल है, कई बार हो जाती हैं। बाकी देखिए मिट्टी की वृषभ मूर्ति, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा ही लीजिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो बनने के बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं। तो मिट्टी की वृषभ मूर्ति, यानी एक वृषभ होता है बेल, ये ध्यान रखना, जो इसे हम बुल कहते हैं, बेल, वो एक मिट्टी की मूर्ति पाई गई थी, जिसे हम मृत भांड के रूप में भी जान सकते हैं, क्योंकि ये मूर्ति है जो दूसरे रूप में पाई जाती है। तो मिट्टी की बनी हुई मूर्ति थी, जिसे बनासियन बुल या फिर बनास बुल भी कहा जाता है। तो ये देखिए कई फैक्ट है जो आपको थोड़े भ्रमित दिखते होंगे, क्योंकि गाइडों में बहुत सी चीज़ें हैं जो कभी कहाँ पे कुछ लिखा जाता है, कहीं पे कुछ, तो वो ध्यान रखना। इसे बनासियन बुल या फिर बनास बुल भी कहा जाता है। बुल का मतलब बैल होता है, ये बनासियन से संबंधित है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद देखिए पानी की, देखिए यहाँ पे पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। जो आहट सभ्यता में पानी की व्यवस्था बताई जाती है वो बहुत अच्छी बताई जाती है, क्योंकि यहाँ पे पानी संरक्षण, देखिए जल संरक्षण के बहुत ही ज़्यादा वो साक्ष्य देखने को मिले हैं। अब वो किस प्रकार देखने को मिले हैं वो देखिए, यहाँ पे पानी के टैंक जैसे एक घर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये घर है, ठीक है, हालांकि इतना ही बनाना आता है, बाकी देख लीजिए। ये घर है, तो घर के सामने ये ध्यान रखना, यहाँ पे 20 फीट का, ये ध्यान रखना, घर के सामने 20 फीट का खड्डा खोद के वहाँ पे पानी का संरक्षण किया जाता था। ये सभ्यता की बहुत ही अच्छी बात है, जो कि आहड़ सभ्यता को बहुत ही ज़्यादा उपलब्धि दिलाती है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे 20 फीट के खड्डा खोद के वहाँ पे जल का संरक्षण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 8 बार उजड़ी और 8 बार बसी सभ्यता इसको माना जाता है। मतलब कुछ सभ्यता है 8 बार उजड़ी है तभी दोबारा बसने का उसमें वो रहा होगा, तो ये ध्यान रखना, ये सभ्यता। अब देखिए ये पता कैसे चलता है, ये भी एक बात है कि 8 बार उजड़ी है और 8 बार बसी है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जब ये सभ्यता है, इसकी जब उत्खननकर्ताओं ने जो इसकी खुदाई की थी, तो खुदाई से ये पता चलता है कि ये सभ्यता 8 बार उजड़ी है और 8 बार ही बसी है। मतलब एक बार बस गई, फिर उसके बाद फिर उजड़ गई, फिर बसी है। तो इसकी जब 40 फीट, ये ध्यान रखना, 40 फीट की जब इसकी खुदाई की गई, तो उसके बाद ये निष्कर्ष निकल के सामने आया उत्खननकर्ताओं के कि ये 40 फीट की खुदाई खोदने पर तो ये 8 बार बसी है और 8 बार उजड़ी है। तो कई बार क्या है कि सीधा सीधा ये प्रश्न बन जाता है कि कौन सी सभ्यता है जो 8 बार उजड़ी और 8 बार बसी मानी जाती है। तो आहट सभ्यता है। तो आपको फैक्ट भी पता चल गया कि ऐसा किस लिए माना जाता है। तो जब उत्खननकर्ताओं ने 40 फीट की खुदाई की, उससे ये पता चला है। अब देखिए आगे, आभूषण सहित दफनाना। देखिए जैसे कि हमने कालीबंगा सभ्यता में थोड़ा पढ़ा था कि वहाँ पे जो दफनाए जाते हैं, कब्रों में दफनाया जाता था, और कब्रों में के अंतर भी कैसे अंडाकार कब्रें दफनाई जाती है। और वहाँ पे युगल, ध्यान रखना, उसमें युगल समाधियों पर विशेष ध्यान दिया गया था कि युगल समाधियाँ वहाँ पे दफनाई जाती थी। इसमें देखिए जो आभूषण सहित, मतलब जब किसी को दफनाया जाता था तो यहाँ पे देखिए दफनाने की प्रथा थी। और दफनाने में कैसी, आभूषणों के साथ दफनाया जाता था। यानी ये अगर किसी व्यक्ति को जैसे कुछ प्रिय है, जैसे किसी महिला की मृत्यु होती है तो उसको दफनाया जाता है, तब उसके जैसे भी जो प्रिय चीज़ें हैं उनको दफनाया जाता है, उनके आभूषणों से रिलेटेड। ये ध्यान रखना, आभूषणों के साथ दफनाया जाता है। आगे बात करता है गोरे कोठे। देखिए ये प्रश्न सीधा सीधा भी बन चुका है, आरपी में भी देखने को मिला है। तो ये ध्यान रखना, ये प्रश्न सीधा सीधा बनता है कि गोरे कोठे क्या होते हैं, गोरे कोठे क्या होते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये अनाज से संबंधित है। ठीक है, अनाज से संबंधित मतलब ये है कि जब आजकल हम जब अनाज को जब इकट्ठा करते हैं तो अनाज को किसी टंकी वगैरह में डालते हैं, वैसे ही उस समय जो
अनाज इकट्ठा किया जाता है, जिन टंकियों में किया जाता है, उस टाइम टंकियाँ तो नहीं थी, ज़मीन में खड्डा खोद के वहाँ पे लकड़ियाँ बिछाई जाती थी और उसके अंदर ये रखे जाते थे अनाज के, बहुत सारे धान होते थे उनको वहाँ पे रखा जाता था। उन रखने की जगह को ही क्या बोलते हैं, गोरे एवं कोठे, यानी अनाज रखने के जो पात्र हम कह सकते हैं, अनाज रखने के जो पात्र थे उनको गोरे एवं कोठे कहा जाता है। ठीक है, ये सीधी सीधी पारिभाषिक शब्दावली, उनको आप विशेष ध्यान रखें। उसके बाद देखिए अवशेष भी, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ों के अवशेष मिले हैं, उनके बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे चावल के अवशेष मिले हैं और तांबे की, अगर तांबे की बात करें तो यहाँ मुद्राएं प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ पे कितनी 6 मुद्राएं प्राप्त हुई है। स्पेशल आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे मुद्रा कितनी, तांबे की मुद्रा प्राप्त हुई है, क्योंकि तांबे की मुद्रा प्राप्त होना आपको वैसे भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो हमने पाया ये ताम्रवती नगरी थी। कैसी नगरी थी? ताम्रवती नगरी है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे आपको तांबे की ही मुद्राएं ज़्यादातर देखने को मिली। तो लेकिन यहाँ मुद्राएं मिली है वही 6 मुद्राएं मिली है तांबे की। अगर हम बात करें यहाँ पत्थर एवं अड्डियाँ, ये देखना आभूषणों से संबंधित है। यहाँ पे पत्थर एवं हड्डियों के आभूषण मिले हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पे थोड़ी ये बात है, विशेष ध्यान रखना अवशेषों के अंदर कि यहाँ पे पत्थर के आभूषण एवं हड्डियों के आभूषण मिक्स रूप में भी देखने को मिले हैं, जैसे दोनों का मिक्स बना के भी किया जाता है, या अलग से पत्थर के भी अलग अलग आभूषण देखने, जो कि हड्डियों के अंदर छेद करके वहाँ से आभूषण बनाए जाते हैं। तो ये भी साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। देखिए, और देखिए अगर केंद्रों की बात करें, अब केंद्र क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आसपास के जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे व्यापारिक संबंध होते थे, यानी जो ये सभ्यता है, इस सभ्यता का किसी दूसरी सभ्यता के साथ क्या होता है, संबंध, व्यापारिक संबंध, यहाँ के सामान वहाँ पे ले जाना, वहाँ की अगर यहाँ पे कोई चीज़ की कमी होती है तो वहाँ से आयात करना, निर्यात करना। हालांकि विदेशों भी किया जाता था, तो विदेशों के साथ जो संबंध होते थे वो व्यापारिक संबंध, विदेशी संबंध कहे जाते थे। लेकिन जो आपस में जिस पे व्यापार होता था, जो सामान्य रूप से चलता था, उन्हों को केंद्र कहा जाता था। तो देखिए अगर आहट सभ्यता के केंद्र की बात करें तो यहाँ पे हम 3 केंद्रों पे बात करते हैं। कौन से 3 केंद्र? अगर हम बात करें बालाथल, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था अभी, वो शायद मिटा दिया। देखिए इस प्रकार की जो नदी थी वो आयड़ नदी थी। ठीक है, आयड़ नदी थी, यहाँ पे उदय सागर झील थी और यहाँ पे बेड़च नदी थी। तो ये इतनी सी बात याद रखें, आयड़ एवं बेड़च नदी क्या है, एक ही है। तो यहाँ झील में पड़ने के बाद इसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। अब आपको आयड़ से सीधा आहड़ सभ्यता याद रखनी है। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आयड़ आहड़ एक ही बात है, बेड़च बालाथल। और ये दोनों ही उदयपुर के अंतर्गत पड़ती है, और ये नदी भी उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। और यहाँ पे एक और स्पेशल बात आपको बताने जा रहा हूँ, हालांकि जब हम दुर्ग पढ़ेंगे तो बहुत स्पेशल तरीके से इसको पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक गंभीरी नदी भी आती है जो कि एमपी से निकल के आती है और हमारे जब राजस्थान में प्रवेश करती है तो चित्तौड़गढ़ से ही होकर प्रवेश करती है और यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे आके बेड़च में मिल जाती है और बेड़च में मिलने के बाद आगे दोनों का समायोजन हो जाता है। लेकिन जहाँ पे ये मिलती है, ये ध्यान रखना, जहाँ पे ये मिलती है यहाँ से बेड़च आयड़ होते हुए उदय सागर झील में पड़ने के बाद यहाँ से बेड़च और बेड़च के गंभीरी आके मिल जाती है। तो गंभीरी और जहाँ पे बेड़च मिलती है यहाँ पे क्या है कि कौन सा दुर्ग है, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जो कि सभी गढ़ों का सिरमौर माना जाता है, सभी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिसोदिया शाखा है और वहाँ पे राणा जो शाखा है, रावल शाखा है, उनके बारे में हम बाद में डिटेल से बात करने वाले हैं। बाकी ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है वो कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। तो वो यहाँ पर स्थित है, जो कि कहाँ किसके किनारे हैं, बेड़च और कौन सी नदी, गंभीरी नदी के जो किनारे हैं यहाँ पर स्थित है। दोनों जहाँ पे मिलती है वहाँ के किनारे पर क्या है, चित्तौड़गढ़ स्थित है। ये ध्यान रखना, इतनी सी बात है। बाकी अब देखिए जो बालाथल सभ्यता है ये ही सभ्यता इसका एक केंद्र है, जो कि आहड़ सभ्यता का केंद्र माना जाता है। अब बालाथल सभ्यता में देखिए अगर हम बात करें कि देखिए अब जब हम सभ्यताओं की बात करते हैं तो स्पेशल तरीके से 3-4 सभ्यताएं हमें स्पेशल पढ़ते हैं राजस्थान के अंतर्गत, जिसमें अब कालीबंगा हमने पढ़ लिया, आज हम आहड़ पढ़ रहे हैं, उसके बाद वेणेश्वर हो गई, उसके बाद बात करें बेराट। तो ये 3-4 सभ्यताएं जो स्पेशल तरीके से सभी पढ़ते हैं। बाकी थोड़ी बहुत बातें हैं जो अकॉर्डिंग इसमें चल रहा है तो वो बता दे जाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि बालाथल सभ्यता में यू आकार के चूल्हे मिले हैं। जो फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब जो बन सकते हैं प्रश्न वो ही आपको साझा कर रहा हूँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज में दे भी नहीं रहा, क्योंकि जितना पूछा जाता है उतना ही दूंगा तो आपके लिए भी वो अच्छा रहेगा। और
इस पेपर के लिए भी, ताकि क्या है कि एक्स्ट्रा नॉलेज देने से मतलब क्या है टॉपिक से भटक जाते हैं। तो वो ध्यान रखना कि बालातल सभ्यता में यू आकार के चूल्हे पाए गए हैं, और यहाँ पे जो चूल्हे पाए गए हैं वो किस प्रकार 5 से 6 चूल्हे पाए हैं, वो 2 मुँहे या 3 मुँहे चूल्हे पाए गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुष्ठ रोग के भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है, कुष्ठ रोग के भी प्रमाण मिले हैं। अब देखिए गिलुंड सभ्यता है, ये ध्यान रखना जो गिलुंड है वो यहाँ पे राजसमंद में है, ये भी ध्यान रखना आप, राजसमंद में गिलुंड सभ्यता है। और ये बालाथल है उदयपुर में ही है, ये अभी मैंने बता भी है कि आहड़ और बालाथल दोनों उदयपुर में ही हैं। आगे बात करते हैं ओजियाना। देखिए ये सबसे मुख्य केंद्र माना जाता है इसका आहड़ सभ्यता का, जो कि ओजियाना माना जाता है। ओजियाना जो केंद्र है वो कहाँ पे है, तो वो ध्यान रखना भीलवाड़ा में स्थित है। तो ओजियाना जो केंद्र है वो भीलवाड़ा में। यहाँ पे अगर उत्खनन करता हूँ कि देखिए वैसे ज़्यादातर इनमें पूछता नहीं, जो पूछा जाता है जिन सभ्यताओं से पूछा जाता है वो मैंने बताया। बाकी ये ध्यान रखना यहाँ पे एक मीणा जी हुए हैं और एक त्रिपाठी जी हुए, उन्होंने ये जो यहाँ पे उत्खनन कार्य करवाया है। और बाकी मिट्टी से बने हुई गाय की मूर्ति यहाँ पे पाई गई है। कैसी, मिट्टी के बनी हुई गाय की मूर्ति यहाँ पे पाई गई है, जिसमें अगर बात करें तो इसमें BR मीणा जी हैं, BR मीणा जी हैं, उन्होंने यहाँ पे उत्खनन कार्य करवाया है सर्वाधिक। बाकी ये है आज की सभ्यता। मेरे हिसाब से यहाँ पे सभी कंप्लीट डिटेल्स मैंने बता दी हैं। मेरे हिसाब से कोई कमी इसमें नहीं रही है, जितने भी बिंदु इसमें आपको दिए जा सकते थे वो सभी दिए। और ये सभी नोट्स मेकिंग पैटर्न पे हैं, जितना आप इसमें जो पढ़ सकते थे इस सभ्यता के अंतर्गत, मेरे हिसाब से आपको जो रीड के हिसाब से उस लेवल के तो अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा मैटर ये आपको दिया है। बाकी इसके अलावा भी अगर और किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान जीके से संबंधित ही आपके बहुत सहायता रहेगी इन चीज़ों में, क्योंकि ये लेवल भी आपको देखे, मैंने रीट लेवल की बात की है, रीट लेवल के लिए बहुत ही पर्याप्त है। हालांकि और भी किसी एग्जाम से इससे अगर एक्स्ट्रा भी आप एग्जाम दो तो उसमें भी आपके लिए ये काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से। तो रीट के विद्यार्थी तो बिल्कुल निष्फिक्र रहे, क्योंकि अब देखिए ये जो क्लासें हैं वो हम सोच रहे हैं कि एक टाइम इसका फिक्स कर ले, क्योंकि कई बार बच्चे क्या होता है कि लेट इसका वो करें कि हाँ आज इतने बजे आने वाली है, तो वो रोज़ शेड्यूल डालने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं सोच रहा हूँ इसका एक टाइम फिक्स करते हैं। कल हम जब नया वीडियो बनाएंगे उसमें आपको ये फिक्स बता देंगे कि ये वीडियो रोज़ कितने बजे अपलोड होगा। हालांकि जो कल की क्लास थी वो की थी हमने 7 बजे, और ये जो क्लास है ये भी हम 7 बजे ही अपलोड करने वाले हैं। बाकी नेक्स्ट जो क्लास होगी वो देखते हैं, फिर उसका भी टाइम हम फिक्स रखेंगे। उस समय जो विद्यार्थी हैं जो समय से देखें और निरंतर इन क्लासों को देखिए ये जो क्लासें हैं वो क्लासें अगर निरंतर आप जुड़े रहेंगे तो आपको एग्जाम तक की ये है, एग्जाम से पहले आपका कोर्स कंप्लीट रहेगा। बाकी कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा स्पीड से भी चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। मई तक का जो डेट बताया 14-15 मई, जो कि गहलोत सरकार द्वारा बताई गई, मुख्यमंत्री द्वारा। हालांकि वो डेट हालांकि कन्फर्म नहीं है, लेकिन लग रहा है उनको कहने पे तो हम तैयारी उसी हिसाब से करेंगे जो कि 14-15 मई के अकॉर्डिंग। तो उस अनुसार हम कोर्स को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो अगर एग्ज़ाम फिक्स है तो उससे हम पहले भी इस कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और ये कोर्स कंप्लीट रहेगा। आज हमारी 2nd क्लास थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो हमारा देखिए, वैसे तो कंप्लीट डिटेल्स देने की कोशिश की, अगर फिर भी कुछ कमी रही हो तो आप कमेंट करके जवाब, क्योंकि हम भी एक लर्नर हैं, आपसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ध्यान रखना किसी बात पर अगर आपको लगे कि कुछ गलत ये तथ्य हो सकता है, बोलने में कुछ मानवीय भूल कई बार हो जाती है, तो अगर कुछ गलत तथ्य अगर मुंह से निकल गया, हालांकि मैंने सही देने की कोशिश की लेकिन फिर भी हो जाता है कई बार, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसको नोट्स मेकिंग पैटर्न के आधार पर इसको बना सकें। तो दोस्तों मिलते हैं 3rd क्लास में। हालांकि क्लास आपको कैसी लगी इसका आप जो भी है फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि फीडबैक से हमारे को मोटिवेशन मिलता है कि किस प्रकार से, अगर वीडियो अच्छा रहा होगा तो किस प्रकार और क्या करना है, अगर कुछ कमी रही है तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाए। तो मिलते हैं दोस्तों पार्ट 3rd में 3रे नंबर के वीडियो में। बाकी वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।